गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजा क्लासेस हिंदी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। हम लोग रीतिकाल की बात कर रहे थे और रीतिकाल में रीतिबद्ध कवि हम लोग देख चुके थे। रीतिकाल और रीतिकाल में जो सभी रीतिबद्ध कवि थे उनको हम लोग देख चुके हैं। और आज शुरू करते हैं रीति सिद्ध कवि। आज देखते हैं रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि और के क्लास संख्या 5वीं होगी। क्लास संख्या मेरे ख्याल से कितनी होगी? कि क्लास संख्या 5वीं होनी चाहिए। ऐसे आप लोग क्लास संख्या याद रखें। मेरा काम पढ़ाने का है, संख्या याद रखने का नहीं। ठीक है। तो जो रीति सिद्ध कवि थे, रीति सिद्ध कवि के बारे में आप लोग को हम बता चुके थे। रीति सिद्ध कवि वो थे जिन्होंने कोई भी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की थी और ये सिर्फ संस्कृत के लक्षण ग्रंथों में जो नियम बताए गए थे उनके आधार पर चले, या जो रीतिबद्ध कवियों ने काव्य के लक्षण बताए थे, रीतिबद्ध कवियों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर काव्य रचना की थी, वो रीति सिद्ध कहलाए। रीति सिद्ध कवि किसी भी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। इन्होंने रीतिबद्ध कवियों द्वारा या संस्कृत के लक्षण ग्रंथों द्वारा जो रास्ते बताए गए थे, जो मार्ग बताए गए थे, उनके ऊपर चलकर सिर्फ काव्य रचना की, तो वो क्या कहलाए? रीति सिद्ध कवि कहलाए। और प्रमुख रीति सिद्ध कवियों को आज हम देखते हैं। लिखिए, प्रमुख रीति सिद्ध कवि। प्रमुख रीति सिद्ध कवि। ये प्रमुख रीति सिद्ध कवि कौन कौन हैं इनको देखिए। तो प्रमुख रीति सिद्ध कवियों में सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं सेनापति को। आज सबसे पहले सेनापति की बात करते हैं। नंबर 1 में लिखिए सेनापति। बिहारी को सबसे अंत में देखेंगे, परेशान मत होइए। सेनापति को आज सबसे पहले देखते हैं। सेनापति का जन्म कब हुआ था? 1589 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1589 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और निधन कब हुआ था? निधन अज्ञात है। निधन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, अर्थात क्या है? निधन अज्ञात है, किसी पुस्तक में निधन नहीं दी गई है। मूल नाम इनका क्या था? इनका मूल नाम नागेश भट्ट था। सेनापति का मूल नाम क्या था? मूल नाम नागेश भट्ट था। नागेश भट्ट था। ठीक है। ये कैसे कवि थे? तो ये राम भक्त कवि थे। ये राम भक्त कवि थे। कैसे कवि थे? तो राम भक्त कवि थे। इनको रीतिकाल का वर्षवर्थ भी कहा जाता है। इन्हें रीतिकाल का वर्षवर्थ भी कहा जाता है। कहा जाता है किनको? सेनापति को। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता और गुरु का नाम याद रखिए। इनके पिता का नाम था गंगाधर। पिता का नाम गंगाधर। और गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम क्या था? ये गुरु का नाम था हीरामन दीक्षित। हीरामणि दीक्षित नाम था। गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित के गुरु हुए थे। अब बात करते हैं हम इनकी रचनाओं के बारे में। रचनाएं इनकी 2 हैं। रचनाएं किनकी हैं? कितनी हैं? सेनापति की रचनाएं इनकी 2 हैं। रचनाएं मात्र कितनी हैं? 2 हैं। एक रचना है इनका कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर कब की है? कवित्त रत्नाकर, कवित्त रत्नाकर माना जाता है कि ये 1649 ईस्वी की है। और इनकी दूसरी रचना जो है वो है काव्य कल्पद्रुम, जो उपलब्ध नहीं है। काव्य कल्पद्रुम, ये रचना उपलब्ध नहीं है। रचना उपलब्ध नहीं है। इतना इनके बारे में याद रखिए। ठीक है। अब थोड़ा सा, जब इनकी एक ही रचना है तो थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं तो क्या दिक्कत हो जाएगी। अगर हम बात करें इनकी जो पहली रचना है
कवित्त रत्नाकर, कवित्त रत्नाकर कि इसमें क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान रखिए। ये कैसी रचना है, तो कवित्त रत्नाकर एक मुक्तक काव्य है। कैसी रचना है ये, तो ये मुक्तक काव्य है। एक बात तो ये। दूसरी बात, इसमें की भाषा क्या है, तो भाषा इसकी साहित्यिक ब्रज भाषा है। साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा इसकी भाषा हो गई। इसमें प्रधान छंद कौन सा है, प्रधान छंद तो नाम ही है कवित्त, तो प्रधान छंद कौन सा हो जाएगा, प्रधान छंद कवित्त हो गया, प्रधान छंद कवित्त हो गया। कुल सर्ग इसमें कितने हैं, तो कुल सर्ग इसमें 5 हैं। अगर कुल सर्ग की बात करें तो कुल सर्ग कितने हैं, 5 हैं। और सर्ग को तरंग कहा गया है, सर्ग को तरंग कहा गया। हो गई बात। इसमें है क्या इस पुस्तक में, तो इस पुस्तक में ऋतु का वर्णन है और राम कथा भी है, लिख सकते हैं। इस रचना में ऋतु वर्णन तथा राम कथा है। राम कथा देखिए, इस पुस्तक में जो 5 तरंग है ना, तो चौथे और 5वें तरंग अर्थात अंतिम 2 तरंग में राम कथा का वर्णन है और पहले 3 तरंग में ऋतु और प्रकृति का इसमें चित्रण किया गया है। ठीक है, कुछ बातें इनके बारे में जान रखिए। सेनापति के बारे में, इनका प्रिय अलंकार क्या था, श्लेष था। लिख सकते हैं कि इनका प्रिय अलंकार, सेनापति का प्रिय अलंकार क्या था, इनका प्रिय अलंकार श्लेष है। श्लेष अलंकार जो एक शब्दालंकार है, वो इनका प्रिय अलंकार है। इन्होंने स्वयं को, सेनापति ने स्वयं को क्या किया था, राम भक्त घोषित किया था और ये राम भक्त थे ही। तो एक रचनाकार इनके आज हो गए। रीति सिद्ध के एक रचनाकार हम लोग को देखे, सबसे पहले किनको देख लिए, सबसे पहले बात की हम लोग सेनापति की। सेनापति के बाद एक रचनाकार को देखिए, रसलीन को। छोटे छोटे रचनाकार हैं, कुछ बहुत विशाल नहीं है। नंबर 2 में आ जाइए और लिखिए रसलीन। रसलीन ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखना है, 2-3 को इनकी रचनाएं जो है बस उसे याद रखिए। रसलीन, इनका मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम था पृथ्वी सिंह। मूल नाम क्या था इनका, मूल नाम इनका था पृथ्वी सिंह। इनका मूल नाम क्या हुआ, पृथ्वी सिंह हो गया। रचना काल क्या है इनका, जीवन वृत्त अज्ञात है। रचना काल अगर पूछे तो रचना काल 1603 से 1660 ईस्वी मानी जाती है। इनका रचना काल 1603 से 1660 ईस्वी है। रचनाएं देखिए, रचनाएं। नंबर 1 रतन हजारा, इन्हीं की रचना है, रतन हजारा। नंबर 2 12 मासा। नंबर 3 हिंडोला, प्रमुख रचना है, पूछी जा सकती है किन की है, बस इतना ही प्रश्न आएगा। रतन हजारा, 12 मासा, हिंडोला, रस निधि सागर, चौथी रचना रस निधि। अब देखो, निधि का मतलब भी समुद्र होता है और सागर मतलब भी समुद्र, दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है, रस निधि सागर। और एक नंबर और लिख लीजिए, नंबर 5 अरिल्य। अरिल्य, बस ये इनके बारे में इतना ही पर्याप्त है। रतन हजारा इन्होंने बिहारी सतसई के अनुकरण पर लिखी थी और इसमें 1024 पद हैं। इसमें रतन हजारा में थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए। देखिए, रतन हजारा की अगर बात करें कि रतन हजारा में क्या है, तो इसमें 1024 पद हैं। 1024 पद हैं। ठीक है, बिहारी सतसई के अनुकरण पर लिखी गई थी। बिहारी सतसई के अनुकरण, बिहारी सतसई के अनुकरण पर लिखित है ये।
इतना पर्याप्त है रसलीन के बारे में। इसमें है वर्ण विषय, नीति है, भक्ति है, श्रृंगार है, वैराग्य है, ये इसका वर्ण विषय है रतन हजारा का। तो 2 कवि हो गए। अगले कवि पर बात करते हैं हम लोग वृंद कवि की। वृंद सतसई इनकी प्रमुख रचना है। नंबर 3 पर आइए और लिखिए वृंद कवि। नंबर 3 वृंद कवि। इनका पूरा नाम क्या था? वृंदावन दास था इनका पूरा नाम। पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था वृंदावन दास। इनका पूरा नाम था वृंदावन दास। जन्म कब हुआ था? 1643 में। जन्म कब हुआ? जन्म इनका हुआ था 1643 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मेड़ता में हुआ था। मेड़ता में इनका जन्म हुआ। निधन कब हुआ था महाप्रभु का? अगर इनके निधन की बात करें तो निधन हुआ था 1723 ईस्वी में। निधन का हुआ था 1723 में। ये रीतिकाल के सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। रीति काल के सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ये रीतिकाल के सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। आश्रयदाता राजा कौन थे? ये 3 राजाओं के दरबार में रहा करते थे। आश्रयदाता राजा, एक आश्रयदाता इनका राजा इनका औरंगजेब भी था। एक तो क्या था? औरंगजेब। औरंगजेब के दरबार में भी ये रहा करते थे। नंबर 2 जय सिंह मेवाड़ वाले के दरबार में रहा करते थे। जय सिंह के दरबार में रहा करते थे। और एक लिख लीजिए राम सिंह किशनगढ़। राम सिंह कहाँ के राजा थे? ये किशनगढ़ के राजा थे। पिछली क्लास में भी आप लोग को बताए थे कि ये राम सिंह कहाँ के राजा थे, शासक थे? तो ये किशनगढ़ के थे। और जय सिंह कहाँ थे? ये मेवाड़ के थे। और औरंगजेब कहाँ का था? ये सबको पता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इनकी रचनाओं की। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं। रचनाओं में लिखिए नंबर 1 बारहमासा। नंबर 2 भाव पंचाशिका। भाव पंचाशिका। नंबर 3 नयन पचीसी। नंबर 4 पवन पचीसी। नंबर 5 यमक सतसई। और एक रचना इनकी और लिख लीजिए 6ठी श्रृंगार शिक्षा। श्रृंगार शिक्षा। इतनी रचनाएं इनके बारे में याद रखिएगा। हो गया? वृंद सतसई वृंदावन दास इनका पूरा नाम था। वृंद कवि के नाम से ये प्रसिद्ध थे। रीतिकाल के सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इनके आश्रयदाता राजा ये 3 थे। प्रमुख रचनाओं में भाव पंचाशिका इनकी याद रखिएगा। नयन पचीसी याद रखिएगा। भाव पंचाशिका एक हो गया। नयन पचीसी। यमक सतसई भी याद रखें। कम से कम ये रचनाएं याद रखें किन की है। अगले कवि की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगले कवि लिखिए दूसरे कवि थे ना। अच्छा तीसरे कवि हम लोग पढ़ रहे थे। पहले कवि देख लिए सेनापति। सेनापति के बाद रसलीन। रसलीन के बाद वृंद। वृंद के बाद चौथे कवि की बात करें तो चौथे कवि में लिखिए कृष्ण कवि। चौथे में
कृष्ण कवि। कृष्ण कवि कौन? जिन्हें बिहारी का पुत्र माना जाता है। लिख लीजिए, बिहारी के ये दत्तक पुत्र थे, पुत्र नहीं दत्तक पुत्र थे। लिखिए, बिहारी के दत्तक पुत्र व शिष्य बोल सकते हैं, दत्तक पुत्र और शिष्य थे। ठीक है, पूरा नाम क्या था? पूरा नाम इनका निरंजन कृष्ण था। कृष्ण कवि का पूरा नाम निरंजन कृष्ण, निरंजन कृष्ण इनका पूरा नाम था। ठीक है, आश्रयदाता राजा कौन थे? आश्रयदाता राजा, अगर आश्रयदाता राजा की बात करें तो जय सिंह और राम सिंह। जय सिंह इन्हीं के दरबार में बिहारी भी रहा करते थे और दूसरे राम सिंह किशनगढ़ के थे। इन्होंने कोई, इनकी मौलिक रचना कौन सी है? वो है विदुर प्रजागर, इनकी मौलिक रचना है। और इनकी प्रसिद्धि क्यों है? इन्होंने बिहारी सतसई की टीका सबसे पहले लिखी थी। लिख लीजिए, इन्होंने बिहारी सतसई की टीका इन्होंने बिहारी सतसई की टीका, बिहारी सतसई की टीका कृष्णलाल कवि की टीका नाम से, कृष्ण लाल कवि की टीका नाम से किसमें लिखा था? नाम से सवैया और दोहा छंद में लिखा था। नाम से सवैया व दोहा छंद में लिखा, सवैया व दोहा छंद में लिखा। हो गया। इनकी मौलिक रचना कौन सी थी? इनकी एक ही मौलिक रचना थी, मौलिक रचना इनकी, तो मौलिक रचना इनकी एक ही है। कौन सी? विदुर प्रजागर, विदुर प्रजागर इनकी मात्र एक मौलिक रचना है। और इसमें क्या है? तो इसमें नीति और वैराग्य के पद हैं, लिख सकते हैं, नीति व वैराग्य के पद, नीति व वैराग्य के पद हैं इस रचना में। तो कृष्ण कवि भी हो गए समाप्त। कृष्ण कवि के बाद अगले इस कालखंड के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनको देखते हैं। बिहारी को सबसे लास्ट में देखेंगे कि बिहारी पर समय लग जाएगा। छोटे छोटे कवियों को देख लीजिए। आज ज़्यादा लंबी क्लास ये नहीं होगी, छोटी सी क्लास ही होगी क्योंकि समय बहुत हो गया है और भी मेरा क्लास है अभी। तो चौथे नंबर पर कवि हो गए, तीसरे नंबर पर वृंद, चौथे नंबर पर कृष्ण कवि, पांचवें नंबर पर लिखिए पजनेश। इनमें पढ़ाने लायक तो कुछ है नहीं क्योंकि इनका जीवन वृत्त अज्ञात है। पजनेश, पजनेश का जीवन वृत्त जो है वो अज्ञात है। ठीक है, इनकी रचनाएं बस मिलती हैं, रचनाएं कहाँ जन्म हुआ क्या है वो सब कुछ नहीं, बस इनकी रचनाएं लिख लीजिए। एक है इनका पजनेश पचासा, पजनेश पचासा। पजनेश पचासा कब की है? ये 1892 ईस्वी की है। नंबर 2 है पजनेश प्रकाश, पजनेश प्रकाश, पजनेश प्रकाश कब की है? ये 1894 ईस्वी की है। नंबर 3 मधुर प्रिया, इनकी तीसरी रचना मधुर प्रिया। मधुर प्रिया कब की है? ये 1894 ईस्वी की ये भी है। और एक रचना इनकी और है, चौथी और अंतिम, नक्शिक। नक्शिक, नक्शिक कब की है? ये 1897 ईस्वी की है। तो इसी के साथ पजनेश भी हो गए समाप्त। इनके बारे में इतनी जानकारी ही उपलब्ध है। पजनेश के बाद अगले कवि लिखिए नेवाज। ये छत्रसाल, बुंदेला और औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के आश्रित कवि थे नेवाज। कितने नंबर पर होंगे ये? 5। नंबर 6, नंबर 6
नेवाज। ये छत्रसाल, बुंदेला और औरंगजेब का पुत्र आजम शाह के दरबार में ये रहते थे। ठीक है, इनकी भी कोई जीवन वृत्त ज्ञात नहीं है, कुछ बातें इनके बारे में लिख लीजिए। ये छत्रसाल, बुंदेला और औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के पुत्र आजम शाह के आश्रित कवि थे। आजम शाह के आश्रित कवि थे। ठीक है, रचना इनकी बस एक है। रचना कितनी है? बस एक है, और वो भी क्या है? वो भी इन्होंने लिखा है शकुंतला नाटक। क्या लिखा? शकुंतला नाटक। बस ये इनकी एक रचना मानी जाती है, शकुंतला नाटक। और कब है ये? तो ये मानी जाती है विक्रम संवत, ईस्वी सन बना लीजिएगा 57 वर्ष माइनस करके, विक्रम संवत 1773 मानी जाती है कि इसका विक्रम संवत क्या है? 1773। 57 वर्ष माइनस घट कर दीजिए, माइनस कर देंगे, आ जाएगा ईस्वी। इसमें क्या है? तो दोहा और सवैया छंद में रचित है ये। शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी का चित्रण है, तो किसमें? दोहा चौपाई, दोहा चौपाई व सवैया छंद में है। दोहा चौपाई व सवैया छंद में रचित है। ठीक है, ये भी छठे कवि हो गए रीति सिद्ध काव्य धारा के। रीति सिद्ध काव्य धारा के में छठे कवि हो गए। और कुछ बचे हैं? बिहारी को छोड़कर बताइए। अगर बिहारी को छोड़कर कुछ बचे हैं तो उनको लिखा देते हैं। बिहारी के बाद, बिहारी के अलावे अगर कोई बचे हैं तो बोलिए। बिहारी के अलावे मेरे ख्याल से अब कोई नहीं बचे होंगे। तो बिहारी बिहारी के अगर पढ़ाना शुरू भी करेंगे तो उनके कथन इतने अधिक हैं कि एक क्लास में होंगे नहीं, तो बिहारी को आज नहीं पढ़ाएंगे। एक कवि लिख लीजिए, चंदन कवि। चंदन कवि का पूरा नाम था चंदन राय नाहिल। उनकी रचनाएं प्रमुख हैं। नंबर 7, चंदन कवि। चंदन कवि की अगर बात करें तो इनका पूरा नाम क्या था? चंदन राय नाहिल। पूरा नाम चंदन राय नाहिल इनका था ये पूरा नाम। इनकी रचनाओं की संख्या मानी जाती है कि 52 है, और उन जो 52 रचनाएं उपलब्ध भी नहीं है। जो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी उन लिख लीजिए। इनकी रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? 52, 52। लेकिन सब उपलब्ध नहीं है। जो प्रमुख रचनाएं उपलब्ध हैं वो लिख लीजिए। प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाओं में नंबर 1 में लिख लीजिए चंदन सतसई। चंदन सतसई। नंबर 2 में लिख लीजिए केसरी प्रकाश। केसरी प्रकाश। नंबर 3 में लिख लीजिए कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य। नंबर 4 में लिखिए काव्याभरण। पूछी जा सकती है, ये महत्वपूर्ण रचना है, काव्याभरण। नंबर 5 रसकल्लोल। रसकल्लोल। रसकल्लोल के बाद नंबर 6 में लिख लीजिए तत्व संज्ञा। तत्व संज्ञा। और एक रचना और लिख लीजिए पीतमवीर विलास, 7वां नंबर।
पीतम वीर विलास। तो इतनी रचनाएं इनके बारे में हो गई। अब एक कवि इसमें बचे हुए हैं बिहारी। तो बिहारी को अब हम लोग कल देखेंगे, आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। और इसमें कोई महत्वपूर्ण कवि नहीं है, तो एक कवि बच गए हैं बिहारी, तो बिहारी को हम लोग कल बात करेंगे बिहारी के ऊपर। आज की क्लास में इतना ही। बिहारी के बाद अंतिम कवि रीति सिद्ध कवि बच गए बिहारी। तो आज लगभग 7 कवि को देख लिए हैं, तो एक बिहारी बच गए। और बिहारी के बाद अंत में रीतिमुक्त काव्य धारा है, उसमें तो 5 ही कवि हैं, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव। तो उन 5 को, यानी कि रीतिकाल पर 2-3 क्लास और होगी और रीतिकाल समाप्त हो जाएगी। और आज रीतिकाल की मेरे ख्याल से कौन सी क्लास थी, 5वीं क्लास थी, यानी कि 2-3 क्लास और रीतिकाल पर होगी। और फिर हम लोग बात करेंगे आधुनिक काल की। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।